Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to the YouTube channel of Textbook Super Coaching CSIR Net Life Sciences. बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे यदि पता है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। जिस एग्जाम को क्रैक करने में लेट्स अज्यूम कि लोगों को बहुत समय लग जाता है या फिर 6 मंथ्स या 1 ईयर का टाइम लग जाता है या मे बी उससे भी ज्यादा। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि CSIR नेट एग्जाम क्रैक करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है उनको, जस्ट बिकॉज कि वो राइट अप्रोच उनको नहीं मिल रही, राइट गाइडेंस उनको नहीं मिल रही, इसलिए उनको ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बट हमारा जो यहाँ पर पर्सपेक्टिव है या जो हमारा अप्रोच है वो कंप्लीटली इसी चीज के ऊपर फोकस्ड है कि हम ऐसे स्ट्रैटेजीज को अपनाएं जिनको अपना के सबसे आसान तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाली हूं, विच इज ऐसी सबसे आसान कौन सी यूनिट्स हैं जिनको पढ़ के आप बहुत आराम से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब आप सबको पता है अगर हम बात करें CSIR नेट के सिलेबस के बारे में तो इन टोटल वहां पर 13 यूनिट्स हमारे सामने होती है। ठीक है, उन 13 को क्या, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सब यूनिट्स को सेम होता है, तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो। सारी यूनिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते मार्क्स। ठीक है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मार्क्स का तो डेफिनेटली हमें ऐसा कुछ अप्रोच लगाना होगा कि हम ऐसी यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करें जहां से मार्क्स सबसे ज्यादा मिल रहे हैं हमको, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं हमसे। ठीक है, और वो कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स ही हैं CSIR की फेवरेट यूनिट हम बोल सकते हैं उनको। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले ऐसी कुछ यूनिट्स का नाम बताऊं जो आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि वो यूनिट्स जो बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा लेट्स अज्यूम कि मैथमेटिकल साइड पे या फिजिकल साइंसेज या केमिस्ट्री के साइड पे नहीं जाना पड़ता, एक वो डोमेन रहेगा। मैं उसके बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सेकेंड डोमेन उन यूनिट्स का रहेगा जो डिफिकल्ट के क्राइटेरिया में आती हैं, या अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हम एक डिफिकल्टी के लेवल पे उनको देखेंगे। ठीक है, कि डिफिकल्ट यूनिट्स जिनसे आप सब डरते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड थर्ड हम उन यूनिट्स को रखेंगे जो आसान भी है और बहुत ज्यादा मार्क्स भी देती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 चलेंगे, एक एक यूनिट को हम डिसाइफर करते जाएंगे कि हर एक यूनिट का पॉजिटिव साइड क्या है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या वो आसान है, क्या वो डुएबल है, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी सबसे आसान यूनिट्स है जिनको आप पढ़ोगे और अगर ढंग से जैसे मैं बताऊंगी वैसे आप पढ़ोगे तो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली यूनिट के साथ। फर्स्ट यूनिट आप सब जानते हो, मॉलिक्यूलर मैं बोल सकती हूँ कि या मॉलिक्यूल्स के बारे में। सो बायोमॉलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिस्ट्री उस यूनिट को हम बोलते हैं। इन जनरल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के नाम से सिलेबस में दी गई है, बट जब हम बात करते हैं तो हम बायोकेमिस्ट्री बोल देते हैं इस यूनिट को। अब बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन है जहां पे बच्चे बहुत डरते हैं, जैसे कि रामाचंद्रन प्लॉट हो गया या फिर लेट्स अज्यूम एंजाइम काइनेटिक्स वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, या फिर जो आपका एंट्रोपी, एंथैल्पी, जो ये वाला, मतलब जहां पे भी कहीं पे छोटा सा भी फॉर्मूला बेस्ड चीजें आ जाती है वहां पे आप सब डरते हो। लेकिन उसका एक अच्छा खासा बड़ा पोर्शन है जो कि बहुत आसान है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट। ठीक है, पूरा मेटाबॉलिज्म जिसमें कि रेस्पिरेशन पढ़ते हैं आप हर बार, एवरी ईयर ऑन ईयर आप उठाकर देख लीजिए पेपर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। और बहुत आसान सवाल, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं या बहुत रैंडम जा रहे हैं, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपसे, बट देन दे आस्क यू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अगर इफ यू आर समवन, देखिए अब बात आती है कि कितने मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आराम से मैं बोलूंगी कि 30 to 35 मार्क्स, ज्यादा भी हो सकता है, ±5 कर लीजिए। ठीक है, तो आराम से 30 to 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर इस यूनिट से आपसे पूछे जाते हैं। नाउ
अगर मैं बोलूं हर साल इतने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो उसमें एक बात आएगी कि कुछ एरिया रहेगा जहां पे आपका वो डिफिकल्ट पोर्शन रहेगा, बट देन कुछ एरिया वो भी रहेगा जहां पे आसान एरिया से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप डरते हो उन एरिया से, जैसे कि एंजाइम काइनेटिक्स हो गया, माइकेलिस मेंटेन, ये सब चीजों से अगर आप डरते हैं, यू कैन, आई विल नॉट से कि यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट हाँ अगर आपके लिए ऐसा है कि पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर ली, उस पर दिमाग लगा लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन स्किप दैट पार्ट और आप उस पार्ट पे फोकस कीजिए विच इज डूएबल, जिसको अगर आप पढ़ाई करेंगे जिसके बारे में, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स अचीव होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हो गई है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड और फोर्थ को हम साथ में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि पहली सेकेंड यूनिट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ यूनिट है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग का एक छोटा सा चंक इम्यूनोलॉजी भी बनाता है, बट उसके बारे में मैं फिलहाल बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उसका ROI बहुत ही ज्यादा कम होता है। मतलब कि जितना आप उस पर समय इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, क्या रिटर्न आपको उतना मिलेगा उस यूनिट से या इम्यूनोलॉजी वाले टॉपिक से? डेफिनेटली नो। ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है और चीजें बहुत गिनी चुनी आती है, उनको पढ़ लो, काम बन जाता है। ठीक, तो सेकेंड और फोर्थ यूनिट को अगर मैं मिला दूं तो लगभग 60+ मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बात बताती हूँ आपको कि अगर हम बात करते हैं 200 मार्क्स का हमारा पेपर है तो 120+ मार्क्स पे डेफिनेटली आपको JRF मिल जाता है। मतलब हमको कितने नंबर चाहिए? 120 नंबर चाहिए अपने एग्जाम को, JRF को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अब सेकेंड और फोर्थ यूनिट को अगर मैंने मिला दिया तो मुझे 60 मार्क्स मिले। 60 में से लेट्स अज्यूम मैंने छोड़ दिया कुछ 20 मार्क्स या 15 मार्क्स मैंने छोड़ दिया, 15 मार्क्स मैंने अलग कर दिया इम्यूनोलॉजी का, फिर भी मेरे पास कितना बचता है? 45 तो बचता है। ठीक है, अब 45 मार्क्स आप सोच के देखो, अच्छे खासे होते हैं। पहली यूनिट से अगर हम 20 भी मान के चलें मिनिमम, सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट को मिला के हमने कितना उठा लिया? 45 मार्क्स। कुछ नहीं तो 60 मार्क्स आपके हाथ में है अभी 3 यूनिट से सिर्फ। ठीक है, फिर आती है यूनिट नंबर 3, फंडामेंटल प्रोसेसेस AKA मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट। हर बार 40 to 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं, ±5 कर लीजिए, बट मिलते हैं। और इस यूनिट की सबसे खास बात पता है क्या है? कि इसमें ना कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स नहीं है। मतलब कि ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक लौती ऐसी यूनिट है जहां पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हर एक एरिया से कभी भी क्वेश्चन आता है, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट की कैटेगरी में मैं इसको रखती हूँ, है ना। और वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट्स भी है। और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि अब देखो सिंपल बात है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें DNA, क्रोमोसोम, जीन्स की बात ना हो, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है ना। अब अगर आप कोई भी मेथड्स इन बायोलॉजी पे जाओ, बायोकेमिस्ट्री पे जाओ, ये सब क्या है? ये सब बायोमॉलिक्यूल्स की ही बातें हैं और टेक्निक्स आपके DNA, RNA, प्रोटीन्स को यूज या उनको डिसाइफर करने के लिए ही बनी है ना। तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पता डिटेल में, तो डेफिनेटली आप टेक्निक्स को कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो थर्ड यूनिट पे कमांड होना इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट है। वो यूनिट पे कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसको पढ़ना है। अब हमारे पास कितने मार्क्स आ गए? 60 हम पहले आ चुके थे हमारे पास नंबर, और यहां से कम मैं बोल रही हूँ, अगर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 30 मार्क्स का तो कर ही लोगे अटेम्प्ट। 4 यूनिट अभी तक हमने देखी और हमारे 90 मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, और 90 मैं बोल रही हूँ बहुत ऑफकोर्स हायर साइड पे। अब इसमें अगर मैं बोलूंगी कि ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन पाए, तो कुछ भी नहीं तो 60 मार्क्स हम लेके चले, 50 to 60 मार्क्स। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगेन अच्छा खासा मार्क्स फेच कराती है आपको, बट इस यूनिट का एक प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेसिफिक है। ठीक है, वो लोग जो एनिमल डोमेन को बिलोंग करते हैं या जिनका जो बैकग्राउंड है वो एनिमल साइड पे रहा है, उनको ये यूनिट बहुत हेल्प करेगी। और जिन भी बच्चों का जो थोड़ा टिल्ट है वो प्लांट साइड पे रहता है, उनको यूनिट थोड़ी तकलीफ देती है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी बताती हूँ आपको
कि ये यूनिट में न्यूमेरिकल्स नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है, इसमें थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है कि ठीक है ये डेवलपमेंट हो रहा है तो किस तरीके से होगा, इस जीन का काम है तो ये कैसा काम करेगा। तो दैट वेज ये यूनिट बहुत मदद करती है आपको। आई होप आप समझ रहे होगे इस पॉइंट को कि अगर हम कहीं पे भी फॉर्मूला, जिन भी बच्चों को फॉर्मूला मैथमेटिक्स से बचना है उनके लिए जो रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे या फिर जो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं उनके लिए यूनिट बहुत फायदा करती है। और यहां से भी आराम से आप 40 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए, 35 to 40 साइड पे मान के चलिए। मतलब हर एक यूनिट में जो मैं आपको नंबर दे रही हूँ, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, है ना, तो +5 -5 अपने आप से आप उसको देख सकते हो, है ना। चेंजेस रहेगा हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको चेंजेस देखने मिलेंगे ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज प्लांट फिजियोलॉजी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट और अच्छी खासी वास्ट यूनिट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वॉट एवर नोट्स मैं जो भी यूनिट पढ़ाती हूँ आपको, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हुई, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनिट 2, यूनिट 4, हर एक में वॉट एवर नोट्स आई एम गिविंग यू, जो भी नोट्स मैं आपको दूंगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी, आई कैन अश्योर यू क्वेश्चंस आ जाएंगे वहां से। आपको इतना ही चाहिए ना कि आपका एग्जाम निकल जाए। मैं आपको यदि एकदम 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। इससे बड़ी बात आई डोंट थिंक कि कोई बोल सकता है और आपको चाहिए भी नहीं इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। मैं आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी कि उसमें आपका काम आराम से बन जाएगा। अब प्लांट फिजियोलॉजी से भी आराम से 30 से 40 नंबर के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 यूनिट कवर किए हैं, नॉट इवन 50% ऑफ दी सिलेबस, और आपका मार्क्स या जेआरएफ क्रैक करने लायक नंबर आपको मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या कि सिंपल बात है, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से हो सकता है उसका 100% पढ़ लिए हो, लेकिन आपने सिर्फ उतना पढ़ा है जो किसी एक पर्टिकुलर नोट या बुक या मटेरियल में दिया हुआ है। उसके आसपास भी उसमें बहुत कुछ है। रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस आने लगे हैं, यू ऑल नो दैट। अभी आप पिछले 2-3 बार से पेपर के अगर पैटर्न को समझ रहे होगे तो उसमें हर बार आप देख रहे हो कि रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। बट ऐसा नहीं है कि 100% पेपर ऐसा ही है। लेट्स अज्यूम 10 to 15% पेपर जो है वो ये वाला चंक है जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो अब आप रिसर्च पेपर लेके बैठ गए सारे उस टॉपिक से रिलेटेड की सब, वो बिल्कुल नहीं करना है। दैट इज वन ऑफ दी वेरी आई फील अननेसेसरी थिंग, ठीक है। 6th यूनिट तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं 7th यूनिट, एनिमल फिजियोलॉजी। तो जिसका 5th यूनिट पे कमांड है या जिसको 5th यूनिट इंटरेस्टिंग है जिसके लिए, उसके लिए 7th यूनिट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर नहीं भी है तो सब बच्चों ने ही 9 से लेके या जब से भी हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, सारे अपने जो सिस्टम्स है बॉडी के वो सब आपने पढ़ा है, उनके बेसिक्स से आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। इट्स जस्ट कि एक नॉच अप, एक नॉच हायर जाके हमको उन चीजों को पढ़ना है, विच इज कंप्लीटली फीजिबल एंड डूएबल, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे साथ में आपको खुद समझ में आएगा, यू विल गेट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट, और अच्छे खासे नंबर भी वहां से मिल जाते हैं। 30 मार्क्स तक का हम मान के रखते हैं, +-5 इस यूनिट से भी, ठीक। नेक्स्ट आती है यूनिट 8 जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट यूनिट है बट कुछ बच्चों को बहुत आसान लगती है, कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो बेस्ड अपॉन आपकी क्या अप्रोच है आप उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेडिग्री एनालिसिस। एवरी ईयर यू विल सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जेनेटिक्स एंड मेथड्स इन बायोलॉजी को मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहां से भी आपको अच्छे खासे, मैं बोल सकती हूँ कि मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। प्लस अच्छा एक और चीज बताती हूँ आपको कि आपने देखा होगा भी आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस मींस ऐसा नहीं है कि आपने एक यूनिट पढ़ लिया और आपका काम बन गया। आपको यूनिट मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे 2-3 यूनिट को मिला के उनको क्वेश्चन बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट 3 एंड यूनिट 13 को मिला दिया, यूनिट 8 एंड यूनिट 13 को मिला दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको उन यूनिट्स पे या उन टेक्निक्स पे कमांड होना जरूरी है टू अंडरस्टैंड दी होलसमनेस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं 8th यूनिट तक। इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने बताया, कुछ के लिए डिफिकल्ट, कुछ के लिए इजी, अपने चॉइस के बेसिस पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 9, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स।
काफी वेग यूनिट है, मैं बोलूंगी। मतलब इसका डोमेन में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ एरियाज है जो कि सिलेबस में डेफिनेटली मेंशन किए गए हैं, बट जब हम उनको पढ़ते हैं इट इज एक्सट्रीमली वास्ट। और क्योंकि उनका नेचर इतना ज्यादा वास्ट है ना, तो हम कभी ये नहीं बोल सकते श्योरिटी से कि यहां से हमको चीजें मिलेंगी। लेकिन फिर भी पास्ट ईयर एनालिसिस से या पास्ट ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से मैंने ऐसे कुछ एरियाज डिसाइफर किए हैं जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। वो लिस्ट मैं आपके सामने बहुत जल्दी उनके टॉपिक्स को लेकर आऊंगी। आई टीच यू दोज टॉपिक्स। तो वहां से आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, बन जाएगा वहां से क्वेश्चन हर बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक दो नाम बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। डिजीजेस, एवरी ईयर यू विल सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। अब आप बोलोगे मैम ये जो टॉपिक है ये कहाँ पे आता है, यूनिट 9 में आएगा कि यूनिट 7 में आएगा कि यूनिट 6 में आएगा या कोई और यूनिट में आएगा? ये सब जगह आ जाएगा, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। बट कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन इस यूनिट में अगर मैं इसको रखूंगी, हर बार एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। ऐसे ही और भी कई सारे टॉपिक्स है, जैसे लार्वल फॉर्म्स, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो हम PYQ के बेसिस पे इस यूनिट को लेके चलेंगे। इस यूनिट को पढ़ने की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रखेंगे हम, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज यूनिट नंबर 10, दैट इज इकोलॉजी, ठीक है। अब इकोलॉजी और इवोल्यूशन को मैं साथ में लेके चलूंगी, यूनिट नंबर 10 यूनिट नंबर 11। ये दो यूनिट्स को मिला के हम बोल सकते हैं आराम से 50 to 60, 50 प्लस मार्क्स की क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। इजी यूनिट, थोड़े बहुत फॉर्मूला हेयर एंड देयर थोड़ा बहुत रहता है, नॉट एक्सट्रीमली फॉर्मूला रिच कंटेंट इज देयर, ठीक है। बट यस, अगर आप एक बार इसको समझ जा रहे हो तो काफी आसानी है, काफी आसान यूनिट है। काफी ऐसे एरियाज है जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 11 की तरफ। ओके, अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ, अगेन थोड़ी रैंडम यूनिट है, लेकिन कुछ एरियाज है जो रिपीट होते हैं हर बार, और जो रिपीट होते हैं उनको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे बिफोर आवर एग्जाम। 13th यूनिट, लास्ट यूनिट, ठीक है। मेथड्स इन बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ यू, ठीक। तो व्हाट वील बी डूइंग इज कि हम जो उनके ऐसे एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्वेश्चन आ ही रहा है यहां से। तो जब आ रहा है और डिफिकल्ट भी नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, उसकी कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, आई मेक श्योर कि जब मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊं तो इस फॉर्मेट में पढ़ाऊं कि उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी उस टॉपिक में परेशानी आएगी ही नहीं। whenever whosoever will ask you a question from that particular area, you will very confidently be able to answer that question, ठीक है। तो 13 की 13 यूनिट में हमने देखा प्रोस कॉन्स, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि वो सबसे आसान कौन सी यूनिट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिट्स हैं एट द सेम टाइम, जिनको पढ़ के आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बट बिफोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट 2-3 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, आप इस एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक नेचर है इस एग्जाम का, बहुत बेसिक डिमांड्स है इस एग्जाम की, जिसमें से एक सबसे पहली डिमांड है कि जितना ज्यादा आप अपने सोर्सेज को लिमिट करके उनको रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस है इस एग्जाम में एक अच्छी खासी रैंक लेकर आने के। सेकेंड पॉइंट, जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अगेन चांसेस हैं फ्लाइंग कलर्स में आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, इफ यू आर समवन, देखिए दो कैटेगरी में रखेंगे इसको। पहली वो जिनको कि यूनिट से ज्यादा डर नहीं लगता, जैसे बायोकेमिस्ट्री, MIB एटसेट्रा, उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया होगा। और दूसरे वो जो बहुत आसान सिनेरियो में पढ़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट केस, जिनको डर नहीं लगता उनके लिए यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री, यूनिट 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस, यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग, यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा की आपको जरूरत है देन यू कैन गो फॉर यूनिट 10th एंड 11th, एंड साथ में इफ नॉट तो 10th और 13th, ठीक है। और अगर आपको डर लगता है तो फिर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऑफ द सिलेबस चेक कर लेना एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 10th एंड 11th,
और साथ में डाइवर्सिटी फॉर्म्स का थोड़ा बहुत पार्ट। लेकिन अगर मैं एक या आप मुझसे एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मैम क्या इतना पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा हमारा, तो मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि डेफिनेटली आपको अच्छे खासे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि काफी आसान तरीके से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो इतनी यूनिट्स को पढ़ के। लेकिन सॉरी, हाँ जी, तो काफी आसान तरीके से आप यूनिट्स को पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप सिंपल बात है, अगर आप चाहते हो कि टॉप 10 में आपको रैंक लाना है, टॉप 50 में आपको रैंक लाना है, तो आपको सिलेबस की कम से कम 10 यूनिट्स पढ़नी होंगी, मिनिमम 10। ठीक है, 10 से कम यूनिट्स आप पढ़ के जा रहे हो, बिकॉज ऐसा नहीं है जरूरी कि आप कोई यूनिट पूरी पढ़ के गए हैं और फिर भी सारे क्वेश्चंस वहां से आ ही जाए, बिकॉज एग्जाम का नेचर भी इवॉल्व हो रहा है। और एग्जाम का नेचर जब इवॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही है जो आपने शायद नहीं पढ़ी हो, रिसर्च पेपर्स में दी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा और एड ऑन करके पढ़ें, प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस करके पढ़ें, प्लस रिवाइज करें अच्छे से चीजों को। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि कम से कम 10 यूनिट्स करें, ठीक है, जिसमें से ऑफकोर्स प्रायोरिटी रखें उन यूनिट्स को जो आसान है, प्लस जो अच्छे खासे मार्क्स देती हैं। एंड देन फिर हम उन यूनिट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज एटलीस्ट कवर कर लें, जो कि जहां से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Let me know in the comment section what all topics do you want me to cover in the free classes on the YouTube channel। ठीक है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हो, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, कुछ जानना चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन के बारे में, कुछ डाउट्स हैं आपके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट को उठा के आपको आंसर करूं, आपको बताऊं उनके बारे में, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप हेल्प चाहते हैं हमारे साइड से, हम वो प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। इतना ही रखते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन दिस सेशन। टेक केयर, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून। बाय बाय।